है ये बजट, मुझे लगता है ये मौका चूकना नहीं चाहिए। आता हूं आलोक जी आपके पास। एग्रीकल्चर अच्छा कर रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस में है, डीप डिस्ट्रेस में है। मतलब एग्रीकल्चर एट इट्स पीक इज आल्सो इन द डिस्ट्रेस, देखा जाए तो जो कहा जा रहा है। तब भी किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी दिया जा रहा है, और 10 किस्म की और सब्सिडी दी जा रही है, मनरेगा भी दिया जा रहा है। हेमंत भाई ने भी कहा कि मनरेगा को डबल कर लीजिए इसके अंदर। आपकी इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या आप सोचते हैं कि ये बजट कैसा होगा, या फिर वही एक रन ऑफ द मिल एक पूरा लंबा स्पीच होगा 2-3 घंटे का, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही पढ़ते-पढ़ते फटीग में आ जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे, स्पीच भी पूरी नहीं कर पाएंगे। आजकल स्पीच की लेंथ तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसमें एसेंस कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, उसको रीड आउट करना है, और 2-2 घंटे तक रीड आउट होता रहता है और बहुत ही बोरिंग हो जाता है, और आंकड़ों के नाम पर उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, देखा जाए तो। आलोक जी। चुनावी वर्ष में तो आप ये मान करके चलिए कि इसमें बढ़ोतरी होनी है, कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं भी होनी है। यहाँ जैसे मैं पे अगर एक चीज में जोर देना चाहूंगा सर, एक एक न्यूज है मेरे पास, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये चुनावी वर्ष का ही बजट होगा, अगला बजट चुनावी बजट नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल इस साल हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे सूत्र समाचार दे रहे हैं कि चुनाव लोकसभा के 2024 में ना होकर ये नवंबर दिसंबर में ही हो जाए। ये मैं आपको अभी से सूचित कर रहा हूं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री जी अच्छे माहौल का फायदा लेकर सब कुछ करके एक लोगों को शॉक में डाल देंगे कि मैं ये भी कर सकता हूं, कि मैं उसको 4 महीने पहले, अटल जी ने भी यही किया था, आपको याद होगा 2014 से पहले, अपने सेट समय से थोड़ा सा पहले किया था। तो ऐसे सूत्र कुछ बता रहे हैं, संभावनाएं हैं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन शायद ये होने की एक संभावना हो सकती है। जी आलोक जी। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि केंद्र अगर पहले चुनाव कराएगा, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि स्थितियां ऐसी नहीं है। क्योंकि जो हिंदी भाषी जो 3 बड़े राज्य जो इस समय आ रहे हैं इस साल चुनाव में, उन हिंदी भाषी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी एकदम विनिंग पोजीशन पर नहीं है आज की तारीख में। तो वहां उसको बड़ा टफ है। जैसे उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ बड़ा टफ है, और इस बार मध्य प्रदेश में ऐसी हवा बन रही है, ऐसी बह रही है कि कांग्रेस वहां से फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। राजस्थान थोड़ा सा दुविधाग्रस्त है, वो पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अगर ये 2 राज्य खो देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तो उसके बाद में ये केंद्र का जल्दी चुनाव कराएंगे। क्योंकि अटल जी ने चुनाव जरूर कराया था, लेकिन उसके बाद वो हार भी गए थे, ये भी एक तथ्य है। क्यों जल्दी चुनाव करा रहे हैं ये आपको मालूम है कि दुनिया मंदी में जा रही है। आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक से लेकर सारे लोग यही कह रहे हैं। हमारा आरबीआई भी बजट का जो अनुमान है वो घटा रहा है विकास दर, अब वो 6.8 में चला गया है। फाइनेंस मिनिस्टर का भी यही मानना है, सब नीचे जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर ये मोदी सरकार के अगर कार्यकाल को अगर देखा जाए, तो जब भी हम जो उम्मीद करते हैं वो काम नहीं करते हैं। ये हमेशा देखा गया है, जिस भी चीज की उम्मीद लगाई जाती है वो काम नहीं करते, वो दूसरा काम करते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता वो उसी समय करेंगे। अब एक बात यह है कि वो करेंगे क्या। स्वास्थ्य बजट की आपने बात बहुत अच्छी करी। मुझे इस बार लगता है कि ये स्वास्थ्य का ये जो बीमा वाला जो हिस्सा है, इसमें इसका दायरा बहुत बढ़ाएंगे, काफी बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे उसके लिए आप मान करके चलिए कि जब थोड़े से पैसे इन्होंने बचे थे, तो साल भर इन्होंने मुफ्त राशन दे दिया। लेकिन इन्होंने एक चालाकी करी है, एक चालाकी की ये करी कि पहले वो जितनी योजना थी अंत्योदय से लेकर वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी, उन सबके में अब जो मात्रा थी वो मात्रा थोड़ी कम हो गई है। तो लेकिन इस चीज को खुलते खुलते भी थोड़ा सा समय लगेगा, वो मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त तक ये चीजें भी आ जाएगी। तो इनको एक इंश्योरेंस का तो बढ़ाना ही पड़ेगा, इसके अलावा इनके पास में और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, मुझे एक ऐसा लगता है, जो कुछ मेरी जो बातचीत हुई है, मतलब ऐसी नहीं है कि बहुत कोई पुख्ता नहीं है, लेकिन एक कयास है। वो कयास ये है कि इस बार यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तैयारी की जा रही है। पिछला चुनाव जो 2019 वाला जो हुआ था, उसमें आप मान करके चलिए कि किसान सम्मान निधि का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो ये बटन दबाकर दी गई थी, और आप याद करिए, वो बैक डेट से दी गई थी। पहली किस्त 3 महीने पुरानी वाली तारीख पर दे दी गई थी। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का करेंगे।
करेंगे कैसे? ये इन्होंने कोरोना काल में करके दिखा दिया है। 20 लाख करोड़ का पैकेज जरूर उन्होंने घोषित किया था, लेकिन उन्होंने तमाम पुरानी योजनाओं को उसके अंदर मर्ज कर दिया था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो, तो उसमें तमाम तरीके की जो पेंशन देते हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे कारोबारी पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, इन सबको जोड़ करके थोड़े सा एक पैसा लगाकर ये कर सकते हैं, और ये इनका एक तर्कस का एक बड़ा तीर होगा। और तीसरा, अब आप देखिए कि G20 तो आ रहा है। G20 में ये बताएंगे कि भारत की हमारी हम बहुत बड़े हो गए, विश्व के नेतृत्व कर रहे हैं, ये सब है, ये सारी चीजें होंगी। अब आते हैं हम लोग घोषणा के ऊपर। घोषणा मैंने एक बताया आपको, ये वाली। दूसरी जो बड़ी घोषणा जो मुझे ऐसा लगता है, वो ये किसानों को लेके करेंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, वास्तव में एग्रीकल्चर मतलब हमारा जो रूरल एरिया है, बहुत ही मतलब डिस्ट्रेस में है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए वहां से खपत की भी दर थोड़ी सी कमी के आंकड़े आ रहे हैं। एफएमसीजी की तरफ भी वहां से थोड़ा सा एक निराशाजनक है, बहुत वो उस स्तर की ग्रोथ उनको नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में है, इसको उबारने के लिए ये क्या करेंगे, ये अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके लेकर एक लंबी घोषणा होगी। एक घोषणा आपके रेलवे के सेक्टर में भी बड़ी होगी, क्योंकि रेलवे का सेक्टर ऐसा होता है कि अगर वो 2023 में घोषणा करेंगे तो सबको मालूम है कि ना वो 2024 में पूरी होनी है, ना 2025 में पूरी होनी है। हाँ, लेकिन सुर्खियां जरूर आपको मिल जाएंगी। 15 दिन, महीने भर के लिए भाषण के लिए वो सुर्खियां जरूर मिल जाएंगी। तो उस तरीके के आप बड़े घोषणाओं की आप उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सारी चीजें तो इनकी उम्मीद है। मुझे लगता है कि इनकी जो असली चुनौती है, ये तो दिखाने वाली है जो सभी ये करेंगे, जो हेडलाइन बनेगी। असली चुनौती इनकी है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट नहीं जाग रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर भी इसको हनुमान की तरीके से कई बार उठा चुकी है कि भाई उठो, आओ, निवेश करो, लेकिन वो निवेश नहीं कर रहा है। और तो छोड़िए, आपके जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो बने हैं नागेश चरण, वो पिछली बार भी उन्होंने यही कहा था। ये यही कह रहे हैं, उन्होंने एक चीज और महत्वपूर्ण कही थी, वो उनको समझना पड़ेगा, वो उतना नोटिस नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि सरकारी खर्च की एक सीमा है, उससे ज्यादा सरकार का खर्च नहीं हो सकता है। निजी कॉर्पोरेट सेक्टर को आना ही पड़ेगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। अब सवाल है कि वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, उसकी जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन ही अभी 100% नहीं हो पा रहा है। अब इसके लेते हुए एक और रिपोर्ट आई थी आपके स्टेट बैंक की, देखिए स्टेट बैंक में आरबीआई का जो बुलेटिन आया था, आरबीआई के बुलेटिन में भी यही बात कही गई थी कि आपकी जो महंगाई है ना, और जो डिस्ट्रेस है, ये व्यापक हो गया है। पहले कुछ सेक्टर्स में था, अब ये हर सेक्टर से बढ़ करके सब जगह फैल चुका है। उनको एक चीज और बड़ी दिलचस्प थी, जब उनसे ये जब बात हुई कि उस रिपोर्ट में ये भी इशारा किया गया कि जब वो खपत कम हो रही है, मतलब क्यों ऐसी खपत कम हो रही है, तो उन्होंने, उनका एक बड़ी दिलचस्प लाइन, वो लाइन ये है उस बुलेटिन में कि मंथली बुलेटिन होता है, कि एक ऐसा है कि कोरोना और इसके काल के बाद में जब मुक्ति मिली, जब लोग मुक्त हो गए, इसके भय से मुक्त हो गए, तो लोगों ने जबरदस्त खरीदारी कर डाली। जबरदस्त खरीदारी करने लिए, इसलिए पहली छमाही में ग्रोथ के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, इसलिए दूसरी छमाही में ग्रोथ के आंकड़े उतने अच्छे नहीं हो सकते। बेसिल पैर की दलील है, मैं तो ये कहूंगा कि बेसिल पैर की दलील है, लेकिन ये इस तरीके की दलीलों से ही इनका काम चलता है, ऐसा ही चलाएंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने ये बात बिल्कुल सही कही, आपने 1,45,000 करोड़ रुपए का इनको टैक्स की छूट दे दी, तो उसका हुआ क्या? वो तो आपका लगातार आपके घाटे में ही जा रहा है। आप तेल की बात कर रहे हैं, तेल तो ये कैसे कम करेंगे, किस तरीके से कम करेंगे, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, पैसा इनके पास में नहीं है। एक जो मुझे जो खतरा दिखता है, अगर इनका एक्सपोर्ट अगर रुकता है, अगर हम लोग ग्लोबल अगर इकोनॉमी की अगर बात करें, डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो आप ये मान करके चलिए कि इस बार 3.2% का ये है जो और इसमें जो डेवलप का जो हिस्सा है, डेवलपिंग इकोनॉमी का, वो है 2.4%। और ये जो 2.4% है, ये जो अगले जो ये वाला जो आएगा 2023 वाले, इसमें इसमें ये हो जाएगा 1.1%। उनकी जो हिस्सेदारी जो ग्रोथ है। अब आप मान कर चलिए कि अगर डेवलप इकोनॉमी ने अगर ऑर्डर्स नहीं दिए, तो हम लोग एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे? अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो बात कैसे बनेगी? एमएसएमई को संभालने का इनके पास में अभी तक कोई दूरदृष्टि नहीं दिख रही, कुछ नहीं दे रही। ये सारा का सारा इनका जोर कॉर्पोरेट पे है, उसी के लिए पीएलआई है, सब कुछ है। अगर एमएसएमई को इन्होंने नहीं संभाला, तो मुझे नहीं लगता कि इसे आप कोई बहुत बेहतर तस्वीर की आप उम्मीद नहीं कर सकते। डिस्ट्रेस काफी बड़ा होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये संभाल पाएंगे।
मुझे दिनेश जी एक चीज और कहनी है यहाँ पे। मुझे एक चीज कहनी है कि जैसे आरबीआई से इन्होंने जिस तरीके से डिविडेंड लिया है, लेते आ रहे हैं वो 13-14 से लगभग करीब 50-60 हजार करोड़ से ऊपर लेते जा रहे हैं वो एक बार। मतलब अगर आप याद करिए, सबसे ज्यादा इन्होंने 18-19 में लिया था, तब लिया था 1,76,000 करोड़। अब आरबीआई का आपने बफर भी कम कर दिया। अब अगर एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा, यानी डॉलर नहीं आ रहे हैं, अब करेंगे क्या? अगर ये एफपीआई ने अगर ये पैसा निकालना चालू किया, अगर इस बार भी अगर रफ्तार ज्यादा रही, तो आपके पास में रास्ता क्या, कैसे संभालेंगे? क्योंकि आपकी जालान कमेटी के आधार पर आपने बफर तो वैसे ही कम कर दिया। अब यही कह सकते हैं कि जब दादाजी की आपने जेब से पहले ही पैसे निकाल लिए हैं, तो आड़े वक्त में दादाजी कैसे देंगे पैसे, अगर कहीं कुछ रपटन आती है, कहीं कुछ फिसलन आती है तो? दिनेश जी।